हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है, ठीक है, जिसमें कि आपका HPGK और हिंदी ग्रामर का सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, ठीक है। तो हर रोज़ आपके लिए वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में चुकंदर व केसर किस जिले में पैदा होती है। तो ये लाहौल स्पीति में पैदा होती है, सिरमौर में, शिमला में या किन्नौर में। तो हिमाचल प्रदेश में चुकंदर व केसर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। तो मशरूम उत्पादन के लिए लाहौल स्पीति, सिरमौर, शिमला या सोलन। तो मशरूम उत्पादन के लिए जाना जाता है सोलन ज़िला, ठीक है। सोलन ज़िला जो मशरूम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिब्बा अंगूरों की भूमि किस जिले में स्थित है। तो रिब्बा जो अंगूरों की भूमि है ये किन्नौर में है, सिरमौर में, कुल्लू में या शिमला में। तो रिब्बा जो कि अंगूरों की भूमि है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये रावी है, ब्यास है, यमुना या सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपकी सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धर्मशाला में किस अंग्रेज लॉर्ड, ठीक है, धर्मशाला में किस अंग्रेज लॉर्ड की समाधि है, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी की है, लॉर्ड एल्गिन की है, लॉर्ड लॉरेंस की है या ऑकलैंड की है। तो ये आपकी धर्मशाला में जो समाधि है वो है आपकी लॉर्ड एल्गिन की, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन की समाधि है आपकी धर्मशाला में, लॉर्ड एल्गिन इसकी समाधि है धर्मशाला में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमृता शेरगिल कौन थी। तो अमृता शेरगिल एक अभिनेत्री थी, कवयित्री थी, चित्रकार थी या इनमें से कोई नहीं थी। तो अमृता शेरगिल थी एक चित्रकार, ठीक है। कौन थी ये एक चित्रकार थी अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल थी एक चित्रकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में सीमांत गांधी के रूप में भज्जू राम को जाना जाता है, ठीक है, या फिर कांशीराम को, बाबा कांशीराम को, पंडित पद्मदेव को या निकोलस रोरिक को। तो भज्जू राम को वो हिमाचल प्रदेश में सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और पद्मदेव है, निकोलस रोरिक है, कांशीराम, ये चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए। इनका आपका जो भी ऑप्शन अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ऑप्शन आपके इनमें कौन कौन जो व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है इन चारों में से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो पंडित पद्मदेव, जय किरण, बाबा कांशीराम या विजय शर्मा। तो पंडित पद्मदेव, ठीक है, जो पंडित पद्मदेव जी है, पंडित पद्मदेव, ये हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से प्रसिद्ध है कौन, पंडित पद्मदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। तो लिटिल लहासा के रूप में काजा जाना जाता है, मनाली, धर्मशाला या मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज नहीं पर धर्मशाला, और धर्मशाला में प्रसिद्ध स्थित जो आपका मैक्लोडगंज, ठीक है, मैक्लोडगंज ये जाना जाता है आपका किस नाम से, लिटिल लहासा, द लिटिल लहासा के रूप से। मैक्लोडगंज भी आ सकता है ऑप्शन में या धर्मशाला भी, ठीक है। तो मैक्लोडगंज जो आपका लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है धर्मशाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल जो ये किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजनी नायडू ने। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल कहा गया था, ये कहा था आपकी सरोजनी नायडू ने। किसने, सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने जो बाबा कांशीराम को पहाड़ा था बुलबुल कहा था। तो ये था आपका HPGK का सेक्शन। अब आपका हिंदी का सेक्शन, हिंदी ग्रामर रहेगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है। उपसर्ग में उप का अर्थ बताना है आपने। तो उपसर्ग में उप का अर्थ दूर है, अंत है, समीप है या पास पास है। तो इसमें जो आपका एक्यूरेट है वो है, इसको छोड़िए, समीप। उपसर्ग में जो उप का अर्थ होता है वो होता है समीप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिर्च में कौन सा समास है। तो लाल मिर्च, ये पहले विग्रह कर दिए शब्द का, ठीक है। तो लाल मिर्च में समास कौन सा है। तो पहला पद क्या आ गया, आपकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो पहला पद क्या है आपका, ये विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषता कौन बताता है, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषता बताता है। जो आपका पहला पद विशेषता बताए वो कर्मधारय, जो संख्या बताए, जो संख्या बताए वो द्विगु समास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला पद क्या बता रहा है, आपका विशेषता बता रहा है। लाल मिर्च, मिर्च कैसी है, लाल, लाल क्या है इसकी विशेषता। तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय काव्य में कौन सा अलंकार है। तो ये यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। तो यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति, ठीक है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति जो वो बार बार हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर यमक अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो ये शब्द आ जाएं आपके, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ जो श्रोता द्वारा कुछ और ही ले लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है आपका। तो पूछा गया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय काव्य में कौन सा अलंकार है। तो कनक कनक शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है, शब्दों की आवृत्ति हुई यहाँ पे 2 बार। तो शब्दों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पे अलंकार होता है आपका यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठक, बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो उक प्रत्यय, क प्रत्यय, अक प्रत्यय या उक प्रत्यय। तो बैठक, एक हो गया आपका बैठक, ठीक है, एक हो गया आपका लेखक। तो बैठक और लेखक दोनों में कौन सा प्रत्यय। तो बैठक और लेखक दोनों में जो आपका प्रत्यय यूज होता है वो होता है अक प्रत्यय। बैठक में भी और लेखक में भी दोनों में आपका अक प्रत्यय जो वो यूज होगा, ठीक है। अक, ये वाला थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो बैठक और लेखक में आपका प्रत्यय यूज होता है अक, ये अपना ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हलवाई मिठाइयाँ बनाता है, ईसाई धर्म अच्छा है, कसाई बकरियां काटता है। लेकिन सफाई जो वो क्या होता है, सफाई की जाती है, सफाई की जाती है। ये जाता की सेंस नहीं बनती इसमें, सफाई जो वो की जाती है, या सफाई की जाता है नहीं, पर सफाई जो वो की जाती है। तो सफाई जो हो गया आपका, जो सफाई है ये आपका आ गया स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो सफाई आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है। तो श्री गणेश मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है शुभ आरंभ करना, ठीक है, शुरुआत करना, शुभ आरंभ करना, उसको बोलते हैं आप श्री गणेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश करतार को पैसे देता है। तो राजेश जो वो करतार को पैसे देता है, ठीक है। तो राजेश करतार को पैसे देता है। जब भी देने की बात आए कुछ, ठीक है, कुछ देने की बात आए या फिर कोई दान की बात आ जाए, वहाँ पर आपका कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। तो वहाँ पे आपका होता है संप्रदान कारक, ठीक है, देता है। तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्योंकि राजेश जो करतार को पैसे देता है और जहाँ भी देने की बात आ जाए, दान की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपका कारक हो जाता है संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि मूर्धन्य नहीं है, तो मूर्धन्य कौन सा नहीं है। तो ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण्य हो गया। ये कैसे वर्ण आपके मूर्धन्य वर्ण है। कैसे वर्ण है, मूर्धन्य। और इनका वर्ग क्या है, इनका वर्ग जो वो ट वर्ग है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, ध। तो ध कौन से वर्ग में आते हैं, तो त, थ, ठीक है, द, ध, न। ये वर्ग कौन सा है इनका, इनका जो वर्ग है त वर्ग, त वर्ग। और आपकी ध्वनि कौन सी है, ये ध्वनि आपकी
दंत्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? दंत्य ध्वनि। तो कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ध जो आपका मूर्धन्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से आपने बताना है इसकी कौन सा जो तुल्य बोधक चिन्ह है, तुल्य बोधक चिन्ह कौन सा है इसमें, ठीक है, जिससे तुलना करी जाती है। तो ये जो क्या, ये क्या आपका, ये आपका अर्धविराम। ये चिन्ह कौन सा आपका? अर्धविराम, ठीक है। ये क्या है? ये आपका विवरण चिन्ह है, इसको बोलते हैं आप विवरण चिन्ह, इसको बोलेंगे विवरण चिन्ह। ये क्या आपका? प्रश्नवाचक। ये कौन सा चिन्ह आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये कौन सा आपका? ये है आपका तुल्यबोधक चिन्ह, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो है ये तुल्यबोधक चिन्ह। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा तुल्यबोधक चिन्ह है? तो ये इज इक्वल टू का निशान जो होता है इसको बोलते हैं तुल्यबोधक चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कौन सा स्वर है? तो ये जो सारे अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। तो अ जो आपका, ये जो स्वर है आपका मध्य स्वर है, मध्य स्वर। अ कौन सा स्वर है? मध्य स्वर। और ये स्वर किस आधार पे है? जीभ के आधार पर स्वर के भेद हैं। ये किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वर के भेद। और जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या क्या आता है? अग्र स्वर में आता है आपका ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये आते हैं अग्र स्वर में। मध्य स्वर में अ आ गया। और पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, उ, ओ और आओ, ये आते हैं आपके किस में? पश्च स्वर में। तो जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।